हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फेमिनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और साथ ही 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेमिनिज्म के मतलब को समझेंगे। फेमिनिज्म यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसका मानना है कि औरतों को आदमियों के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। औरतें आदमियों के बराबर होनी चाहिए। किसी तरह का जेंडर की बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। औरतों के पास हर वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल राइट्स होने चाहिए जो आदमियों के पास हैं। तो फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब यही है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें औरतें आदमियों के बराबर होंगी हर तरह से। दोस्तों, फेमिनिज्म एक मूवमेंट था जिसमें वुमेन राइट्स की डिमांड करी गई। तो होपफुली आप फेमिनिज्म का मतलब समझ गए होंगे। अब असल मुद्दे पर आते हैं, फेमिनिज्म लिटरेचर पर। फीमेल्स के अधिकारों के बारे में, फीमेल्स की इक्वालिटी के बारे में, फीमेल्स से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसे फेमिनिज्म लिटरेचर कहा गया। फेमिनिज्म लिटरेचर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें औरतों के रोल्स और उनके सामने आने वाले जितने भी मुद्दे हैं, औरतें जो स्ट्रगल करती हैं, जो जो चैलेंजेस फेस करती हैं, उनकी जो जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, इन सारी चीज़ों को इस फेमिनिज्म लिटरेचर में दिखाया गया। ये फेमिनिज्म कई सारे हिस्टोरिकल पीरियड्स, कल्चर्स, सिचुएशंस को एक्सप्लोर करती है, जिससे पता चलता है कि औरतों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता था, उनकी क्या कंडीशन थी। फेमिनिज्म लिटरेचर की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगी सो दैट आप बेटर तरीके से फेमिनिस्ट लिटरेचर को समझ पाओ। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि इस फेमिनिस्ट लिटरेचर में वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिटरेचर स्पेशली वुमेन की कंडीशंस, सिचुएशंस और स्ट्रगल को दर्शाता है। फेमिनिस्ट लिटरेचर अक्सर ये देखता है कि अदर लिटरेचर वर्क्स, यानी कि जो वर्क्स फेमिनिस्ट नहीं हैं, उनमें महिलाओं को किस तरह से दिखाया गया है। और ये लिटरेचर कोशिश करता है कि महिलाओं के बारे में जो सदियों से गलत सलत सोचा जा रहा है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, इस टाइप की जो थिंकिंग है फालतू की, उसको चैलेंज करे। और इस लिटरेचर में महिलाओं को बहुत ही बारीकी से पेश किया जाता है, बहुत ही बारीकी से दिखाया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी के लोग वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, ये सारा कुछ फेमिनिस्ट लिटरेचर में बताया जाता है। जो पुराने पुराने रूल्स बने हुए हैं कि भाई महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं करती, ये काम सिर्फ आदमियों का होता है, तो इस तरह के जो रूल्स बने हुए थे जेंडर को लेकर, उसे इस लिटरेचर में चैलेंज किया जाता था। जो आदमियों ने औरतों के लिए लिमिट्स बनाई थी, उन सभी लिमिट्स को भी इस लिटरेचर में दिखाया गया। दोस्तों, एफ्रा बेन 17th सेंचुरी की एक पहली ऐसी फीमेल राइटर थी जिन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स लिखे। क्योंकि उस टाइम पर ना फीमेल्स ज़्यादा वर्क्स नहीं लिखती थी, लेकिन इन्होंने तो सीन ही चेंज कर दिया। ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे जिससे सिर्फ ये फेमस नहीं हुई, बल्कि आगे आने वाली फीमेल राइटर्स ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। एफ्रा बेन के बाद काफ़ी टाइम तक किसी भी फीमेल राइटर ने कुछ धमाकेदार नहीं किया। फिर 18th सेंचुरी में जाकर फिक्शनल नॉवेल्स लिखे जाने लगे। फिक्शनल नॉवेल्स यानी कि ऐसे नॉवल जो काल्पनिक होते हैं, तो फिक्शनल नॉवेल्स लिखे जा रहे थे। फिक्शनल नॉवल में कई सारे राइटर्स ने फीमेल्स के ऊपर नॉवेल्स लिखना शुरू किया, लेकिन कोई फीमेल अपने लिए कोई राइटिंग अभी तक नहीं लिख रही थी। उस टाइम पर सैमुअल रिचर्डसन एक फेमस नॉवलिस्ट थे जिन्होंने फीमेल्स के लिए नॉवेल्स लिखे, जैसे कि पैमेला और क्लैरिसा। दोस्तों, अब एंट्री होती है कुछ फीमेल राइटर्स की, जैसे कि एलिजा हेवुड। ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फिगर थी जिन्होंने 18th सेंचुरी में नॉवेल्स लिखे, जैसे कि लव इन एक्सेस, फेंटोमिना, एंटी पैमेला एंड शैमेला और भी कई सारे नॉवेल्स। फिर जाकर लेट 18th सेंचुरी में एक बहुत ही तगड़ा वर्क पब्लिश हुआ जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस वर्क को एक फीमेल राइटर ने लिखा था जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। दोस्तों, ये पहला स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वर्क ने वुमेन के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। इस वर्क का सोसाइटी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को ग्रैंड मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिज्म भी कहा जाता है। फिर आती है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में तो दोस्तों बहुत ही ताबड़तोड़ वर्क्स लिखे गए वुमेन के लिए। धड़ाधड़ वर्क्स पब्लिश हो रहे थे।
दोस्तों जेन ऑस्टिन एक बहुत ही कमाल की नॉवलिस्ट थी जिन्होंने 6 बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखे। पहला सेंस एंड सेंसिबिलिटी, दूसरा प्राइड एंड प्रेजुडिस, तीसरा मैन्सफील्ड पार्क, चौथा एम्मा, पांचवा नॉर्थ एंगर एबे और छठा परसुएशन। ये सारे इनके बहुत ही ग्रैंड नॉवेल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आप इनमें से कोई भी नॉवल उठाकर पढ़ लो, आपको मज़ा ही आ जाएगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते हैं, बहुत ही गजब की स्टोरी है सब में। इनमें से मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस को कवर किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जेन ऑस्टिन एक बहुत ही तगड़ी फीमेल राइटर थी जिनका फेमिनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा दोस्तों 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, शार्लोट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे। ये तीनों बहनें बहुत ही कमाल की फीमेल राइटर्स थी जिनके एक एक वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शार्लोट ब्रॉन्टे का फेमस नॉवल है जेन एयर, एन ब्रॉन्टे का फेमस नॉवल है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल और एमिली ब्रॉन्टे का फेमस नॉवल है वुदरिंग हाइट्स। ये तीनों सिस्टर्स अपने नाम से वर्क्स पब्लिश नहीं करवाती थी। शार्लोट ब्रॉन्टे करर बेल के नाम से वर्क्स पब्लिश करवाती थी, एन ब्रॉन्टे एक्टन बेल के नाम से वर्क पब्लिश करवाती थी और एमिली ब्रॉन्टे एलिस बेल के नाम से वर्क्स पब्लिश करवाती थी। तो ये जो दूसरा नाम था जिससे ये लोग वर्क्स पब्लिश करवाते थे, इस नेम को पेन नेम या सीडोनेम बोलते हैं। ओके, अब भाई आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट तो याद ही होंगी, जिन्होंने पहला तगड़ा फेमिनिस्ट वर्क अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की ही बेटी थी मैरी शेले। शायद आपने मैरी शेले का पहले भी नाम सुना होगा। दोस्तों मैरी शेले ने एक बहुत ही कमाल का वर्क लिखा था, एक गॉथिक नॉवल लिखा था। दोस्तों गॉथिक नॉवल यानी कि भूतिया वाला नॉवल, हॉरर नॉवल जिसमें भूत प्रेत होते हैं, डरावनी चीज़ें होती हैं, उस टाइप के नॉवल को गॉथिक नॉवल कहते हैं। तो मैरी शेले ने एक बहुत ही फेमस गॉथिक नॉवल लिखा था जिसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये अपने इस नॉवल के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों 19th सेंचुरी के लास्ट में एक फीमेल राइटर थी केट चोपिन, जिन्होंने एक फेमिनिस्ट वर्क लिखा था द अवेकनिंग, जिसके ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ था। अब ऐसी कोई ऑब्जेक्शन वाली चीज़ थी इस वर्क में जिसकी वजह से इस बुक को लाइब्रेरी में भी नहीं रखा जा रहा था। अब एक और 20th सेंचुरी में अमेरिकन नॉवलिस्ट आती हैं एडिथ वॉर्टन, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था जिसका नाम एज ऑफ इनोसेंस था। इस वर्क में गाइस इन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले महिलाओं को दबाया जाता था, महिलाओं के पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। ये वर्क इतना ज़्यादा फेमस था कि इस वर्क के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड में वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही कमाल की 20th सेंचुरी की फेमिनिस्ट राइटर थी। इनका पहला वर्क द वॉयज आउट था। इस वर्क को लिखने में इन्हें 7 साल लग गए। इनका एक बहुत ही फेमस एसे है अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसे फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वर्क माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों ऐसे कई सारे फेमिनिस्ट वर्क्स और राइटर्स निकलकर सामने आए। अब दोस्तों आप फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपको 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी पता होनी ही चाहिए। 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में डन लिख दीजिए। अब ये 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है? देखिए फेमिनिज्म की 4 लहरें आईं। हर लहर में फीमेल ने कुछ कुछ राइट्स की डिमांड करी, इसी को 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। दोस्तों फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। ये फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव वोटिंग राइट्स के लिए आई थी। दोस्तों औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दोस्तों औरतें वोट नहीं दिया करती थी, इसीलिए इस वेव में राइट टू वोट की डिमांड करी गई, वोटिंग राइट्स की डिमांड करी गई कि भाई हम औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस फर्स्ट वेव में वोटिंग राइट्स की ही डिमांड करी गई। इस मूवमेंट को सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। दोस्तों इस फर्स्ट वेव में वुमेन के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की भी डिमांड करी गई, क्योंकि दोस्तों औरतों के पास ना प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए इस फर्स्ट वेव में प्रॉपर्टी राइट्स की भी मांग की गई। औरतों ने कहा कि हमसे हमारे हस्बैंड्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम उनकी पैर की जूती हैं, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती, बस हमें अपने पर्सनल नीड्स और घर के कामकाज के लिए रखा गया है। हम अब इस तरह की चीज़ का विरोध करते हैं। हमें इज्जत के साथ जीना है, हमें भी इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दोस्तों इस फर्स्ट वेव में एजुकेशनल राइट्स की भी मांग करी गई, एजुकेशन का भी अधिकार मांगा गया। भाई एजुकेशन मेन एंड वुमेन दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की फर्स्ट वेव में डिमांड की गई। दोस्तों फर्स्ट वेव के आने का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये फर्स्ट वेव आई कैसे। देखिए गाइस, एनलाइटनमेंट एज आई थी। एनलाइटनमेंट एज में लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए थे। तो लोग समझदार हुए थे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में औरतें भी तो आती हैं, तो औरतें भी समझदार होने लगी
चीज़ों को समझने लगी। औरतों ने इस बात को समझा कि हाँ, पूरी तरीके से जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, हम किसी से कम थोड़ी ना हैं, हमें भी बराबर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, हमें बराबर राइट्स मिलने चाहिए। तो एनलाइटनमेंट एज की वजह से औरतों में बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आई। दोस्तों, एनलाइटनमेंट एज पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी औरतों ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था, पूरा रोल प्ले किया था, लेकिन फिर भी औरतों के लिए कुछ नहीं किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहाँ तक कि एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। देख रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैन की राइट्स की बात करी गई। इस डिक्लेरेशन में वुमेन राइट्स का नामो निशान तक नहीं था, जैसे वुमेन तो इंसान है ही नहीं। इस चीज़ को देखते हुए उस टाइम की एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर थी ओलम द गोजा। इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को 1791 में लिखा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात करी गई। दोस्तों, फर्स्ट वेव में कुछ फेमिनिस्ट लीडर्स थी, कुछ बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट लीडर्स थी, जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एन ब्रैडस्ट्रीट और एफ्रा बेन। दोस्तों, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये वर्क फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में ही आया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। इसके अलावा दोस्तों, उस टाइम पर एक ब्लैक वुमेन थी जिनका नाम था सोजर्नर ट्रुथ। ये पहली ऐसी ब्लैक वुमेन थी जिन्होंने और ब्लैक वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स की बात करी। दोस्तों, पहले के टाइम में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि मैं आपको क्या बताऊं, कि सिर्फ आदमी औरत में नहीं बल्कि काले और गोरे में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इसीलिए इन्होंने ब्लैक वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाई और एक बहुत ही फेमस स्पीच दी, एंट आई अ वुमेन। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये फर्स्ट वेव बड़ी कंट्रीज तक ही लिमिटेड रही, जैसे कि यूएस, यूके, न्यूजीलैंड में ही ये फर्स्ट वेव चली। ये फर्स्ट वेव तब जाकर ख़त्म हुई जब वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए। इसके बाद आती है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इस सेकेंड वेव में लिबरेशन की बात करी गई। लिबरेशन यानी कि आज़ादी, आज़ादी यानी कि हर चीज़ की आज़ादी। इस सेकेंड वेव को गायनोक्रेटिसिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, एक अमेरिकन क्रिटिक थी एलेन शोवाल्टर, इन्होंने ही इस गायनोक्रेटिसिज्म वर्ड को कॉइन आउट किया था। इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क भी लिखा था जिसका नाम था अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। एक बहुत ही फेमस फ्रेंच राइटर थी सिमोन दे बोवर। इन्होंने एक बहुत ही दिल पर लगने वाला खतरनाक वर्क लिखा था द सेकेंड सेक्स, जिसे 1953 में ट्रांसलेट करवा कर अमेरिका में पब्लिश करवाया गया। दोस्तों, इसी वर्क ने सेकेंड वेव के लिए चिंगारी का काम किया। इसी वर्क के ट्रांसलेशन से इंस्पायर होकर एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर ने एक वर्क पब्लिश कराया जिसका नाम फेमिनाइन मिस्टिक था। ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। ये सेकेंड वेव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसी वर्क को W. नॉर्टन पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश किया था। इसके अलावा दोस्तों, कैरोल हैनिश ने भी एक बहुत ही फेमस एस्से लिखा था जिसका नाम था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। दोस्तों, ये वेव यूएस में शुरू हुई थी। इस वेव में काफ़ी सारे राइट्स की डिमांड करी गई। इस एज में बहुत सारे इश्यूज उठाए गए। ये वेव 1950s से 1970s तक ज़्यादा एक्टिव रही। इस वेव में फैमिली लाइफ की बात की गई। वुमेन का कहना था कि फैमिली में हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। इस वेव में दोस्तों रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करी गई कि भाई हमारा जब मन होगा तभी हम बच्चा पैदा करेंगे, ये राइट हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उस टाइम ऐसा भी होता था कि वर्किंग वुमेन को जेंडर के बेसिस पर सैलरी दी जाती थी, मतलब सेम काम करने के आदमी को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और औरतों को कम। क्यों? क्योंकि वो औरत हैं, इसीलिए मर्दों से इन्फीरियर हैं। इसीलिए औरतों ने डाइवोर्स और अबॉर्शन को लेकर मांग करी थी कि हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि जब हमारा मन करे तब हम डाइवोर्स ले सकें, हमें ज़ोर ज़बरदस्ती के रिलेशन में ना रहना पड़े। उस टाइम पर दोस्तों बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे। वुमेन की पूरी ज़िंदगी बच्चे पालने में, उनकी देखरेख करने में ही निकल जा रही थी। इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन के राइट की मांग करी। और तो और दोस्तों, उस टाइम पर मैरिटल रेप भी होता था, यानी कि शादी के बाद जब फीमेल की डिज़ायर नहीं होती थी तब भी उनके साथ ज़बरदस्ती करी जाती थी। इसी सब से परेशान होकर फीमेल्स ने कहा कि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैं जिसे तुम लोग इस्तेमाल करोगे, हमारी भी लाइफ है, हमारी भी ज़िंदगी है। तो सेकेंड वेव में इन सब राइट्स की डिमांड करी गई। लेकिन बुरी बात यह है कि इन दोनों वेव्स में सिर्फ और सिर्फ वाइट वुमेन के राइट्स की ही बात करी जा रही थी, कोई भी ब्लैक वुमेन के राइट्स की बात नहीं कर रहा था। फिर आती है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म अर्ली 1990s में शुरू हुई। इस वेव को शुरू करने का क्रेडिट रेबेका वॉल्कर को दिया जाता है।
इन्होंने 1992 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था बिकमिंग द थर्ड वेव। इस वेव में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में सिर्फ वाइट वुमेन के ऊपर ही फोकस किया गया था। ब्लैक वुमेन के लिए कोई भी राइट्स की बात नहीं करी गई थी। इसीलिए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में हर कैटेगरी की वुमेन की राइट्स की बात करी गई, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी रेस की हो, ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी नेशनलिटी की हो, हर कैटेगरी की वुमेन की राइट्स की बात करी गई। इस वेव में जैकलिन रोज, जेनिफर बॉमगार्ड जैसी फेमिनिस्ट राइटर्स थी। फिर आती है द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसे स्टार्ट किया था कीरा कॉकरेन ने। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क था ऑल द रेबल वुमेन। ये फोर्थ वेव 2012 में स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। ये फोर्थ वेव टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड थी। इस वेव में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़रिए वुमेन को पावरफुल बनाने की बात करी गई। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी गई कि किस तरह टेक्नोलॉजी और नेट की मदद से वुमेन पावरफुल हो सकती है, चीज़ों को सीख सकती हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। अब कुछ फेमस फेमिनिस्ट वर्क्स देखते हैं। ये सारे बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट वर्क्स हैं, नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।